रक्षाबंधन पर गरीब वर्सेस अमीर बहू का पहनावा और पकवान। रोहिणी अपने कमरे में अलमारी से एक एक करके नए नए कपड़े निकाल रही है और बड़ी अटैची बैग में पैक कर रही है। पूरे साल भर इंतजार करो तब जाकर कहीं मायके जाने का ये रक्षाबंधन का मौका नसीब होता है, वरना बाकी के दिनों में अगर मायके जाने का जरा सा नाम भी ले लो तो सास ससुर का पारा सीधे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरे कमरे में संगीता भी अपनी अलमारी से साड़ियां निकालकर बैग में रख रही है। पूरे 12 महीने बीत गए भैया का चेहरा देखे हुए। अब जाकर राखी पर उनसे मिलने की घड़ी आई है। जल्दी जल्दी सारा सामान समेट लेती हूँ ताकि सुबह निकलते वक्त जरा भी देर ना हो और भैया को इंतजार न करना पड़े। उधर शांति देवी अपने कमरे में कॉल पर अपनी बेटी प्रिया से बात करते हुए, क्या तू सच कह रही है लाडो? 4 साल, पूरे 4 साल बाद तू इस रक्षाबंधन में अपने घर आ रही है? हाँ माँ, मैं 7 समंदर पार विदेश में नौकरी कर रही हूँ तो क्या हुआ, 4 साल बाद घर वापस आ रही हूँ, यही बहुत खुशी की बात है। फोन काटते ही शांति देवी हड़बड़ाहट में उठती हैं और खुशी खुशी तेज कदमों से हॉल में आती हैं। उसी समय रोहिणी और संगीता दोनों अपने अपने बैग पैक करके हॉल में आकर खड़ी हो जाती हैं। माँ जी, मायके जाने की सारी तैयारियाँ पूरी हो गई है। हमने अपने अपने बैग भी अच्छे से तैयार कर लिए हैं। हाँ, बस कल सुबह सवेरे पहली बस पकड़कर हम दोनों अपने अपने मायके के लिए निकल जाएंगे। अरे नहीं बहू, तुम दोनों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ननंद प्रिया 4 साल बाद विदेश से घर आ रही है, इसलिए तुम दोनों इस बार रक्षाबंधन पर अपने मायके बिल्कुल नहीं जाओगी। क्यों मम्मी जी, हमारा तो कब से मायके जाने का प्रोग्राम था और अब तो टिकट भी बन चुकी है ना। अरे बहू, तुम्हारी ननंद इतने सालों बाद फॉरेन से घर आ रही है तो उसके लिए तरह तरह का खाना कौन बनाएगा और घर आए मेहमान और ननंद का स्वागत सत्कार कौन करेगा अगर तुम दोनों ही मायके भाग जाओगी? पर मम्मी जी, मायके वालों को तो हमने 2 दिन पहले ही खबर कर दी थी कि हम कल सुबह पहुंच रहे हैं। हाँ मम्मी जी, वो सब गांव में हमारे स्वागत की तैयारियों में जुट गए होंगे, वो तो हमारी राह देख रहे होंगे। तभी रामकिशन बाहर से हॉल में आता है और सबकी बातें सुन लेता है। बहुओं, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने मायके तुरंत फोन लगाओ और साफ मना कर दो कि तुम दोनों नहीं आ रही हो। पर पापा जी, हम तो बहुत उम्मीद लगाकर बैठे थे, ऐसा करेंगे तो मायके वाले क्या सोचेंगे? घर की बेटी 4 साल के बाद परदेश से आ रही है, ऐसे में घर की बहुओं का मायके जाना शोभा नहीं देता। दोनों बहुओं के चेहरे उतर जाते हैं और वो बेहद निराश होकर अपने अपने बैग उठाकर कमरे में लौट जाती हैं। संगीता के गांव में मायके में उसका भाई माधव खाट पर नए कुर्ते और साड़ियां सजाकर बैठा है और सुनीता पास खड़ी है। मैं कल अपने मायके चली जाऊंगी, लेकिन ननन जी के आने की मैंने घर में सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर दी है। ननन जी आएंगी तो उन्हें घर में किसी चीज की कोई कमी या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ सुनीता, मेरी प्यारी बहना पूरे 1 साल के बाद मायके की चौखट पर कदम रखेगी, उसके लिए सब बढ़िया होना चाहिए ना। तभी माधव के फोन पर संगीता का कॉल आता है। अरे बहना, तेरी ही बात कर रहे थे, बता कितने बजे की गाड़ी पकड़ेगी कल सुबह? भैया, मैं इस रक्षाबंधन पर मायके नहीं आ पाऊंगी, आप ही मेरे ससुराल आ जाओ। हाँ, क्या हुआ बहना, अचानक क्या बात हो गई? सब खैरियत तो है ना ससुराल में? भैया, ननन जी 4 साल बाद परदेश से घर लौट रही हैं, इसलिए सास ससुर ने मुझे मायके आने से साफ मना कर दिया है। अच्छा, तू उदास मत हो बहना, अगर तू नहीं आ सकती तो क्या हुआ, तेरा ये भाई खुद चलकर तेरे ससुराल आ जाएगा। उधर रोहिणी अपने कमरे में बैठकर रोते हुए अपने अमीर मायके में फोन लगाती है। अरे दीदी प्रणाम, हम सब तो बस गाड़ी निकालने की तैयारी कर रहे थे कि तुम्हें स्टेशन से लेके आएंगे। विकास, गाड़ी मत निकालना, मैं इस बार रक्षाबंधन पर घर नहीं आ रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो दीदी, हम सब ने कितनी उम्मीदें लगाई हुई थी, कब से पलके बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मम्मी पापा ने तुम्हारी पसंद के सारे पकवान तक बना लिए हैं और अब तुम ऐन वक्त पर ऐसा बोल रही हो। क्या करूँ विकास, मेरी ननंद विदेश से आ रही है, सास ससुर ने बिल्कुल अड़ियल रुख अपनाकर मुझे रोक लिया है। ठीक है दीदी, तुम परेशान मत हो, अगर तुम नहीं आ पा रही हो तो मैं खुद तुम्हारे ससुराल आ जाता हूँ। बात करने के बाद रोहिणी भी फोन रख देती है। शाम ढलते ही अमन और दीपक अपने दफ्तर का काम खत्म करके घर लौटते हैं और पूरा परिवार हॉल में बैठता है। अरे अमन, दीपक, तुम्हारी लाडली बहन प्रिया पूरे 4 साल बाद विदेश से अपने वतन लौट रही है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही शानदार खबर सुनाई आपने। प्रिया से मिले हुए तो जमाना बीत गया।
सच में माँ, घर में बहुत दिनों के बाद ऐसी रौनक देखने को मिलेगी। पूरा परिवार एक साथ बैठेगा। फिर बहुओं, अब बताओ कि रक्षाबंधन पर क्या क्या खास बनाओगी और कैसे कैसे अपनी ननद का स्वागत करोगी। हाँ पापा जी, हमारे दोनों भाई भी यहाँ आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए भी हमें बहुत सारे पकवान बनाने पड़ेंगे। मैं तो अपनी ननन के लिए बहुत कुछ नया बनाऊंगी, लेकिन मायके में तो मैं सलवार सूट या मॉडर्न गाउन पहनती। यहाँ क्या पहनूंगी? कपड़ों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो बड़ी बहू। तुम बस ये सोचो कि तुम्हें रसोई में क्या क्या बनाना है, त्योहार पर क्या पहनना है, उसका इंतजाम तो तुम्हारी ये सास अभी चुटकियों में कर देती है। शांति देवी अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी से निकालकर 2 साड़ियाँ और साथ ही कुछ गहने लाकर अपनी बहू को देते हुए, ये देखो बड़ी बहू, ये साड़ी मेरी सास ने मेरी मुंह दिखाई में मुझे दी थी और मैं हर बड़े त्योहार पर इसे ही पहनती आई हूँ। छी, इतनी पुरानी और आउटडेटेड साड़ी मैं तो कतई नहीं पहनने वाली मम्मी जी। मुझे तो आज के जमाने के हिसाब से कुछ नया ब्रांडेड और मॉडर्न कपड़ा चाहिए। ये भारी कपड़ा मैं नहीं संभाल सकती। मम्मी जी, अगर जेठानी जी को नहीं चाहिए तो लाइए ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मैं इसे बहुत प्यार से पहन लूंगी। हाँ छोटी बहू, ये संस्कारी साड़ी तुम पर बहुत खिलेगी और इसके साथ ये हमारे खानदान के पुश्तैनी गहने भी तुम ही पहनना। मम्मी जी, तो फिर मेरे लिए भी तो नए कपड़ों का कुछ इंतजाम करवाइए, मैं खाली हाथ तो नहीं बैठूंगी। ठीक है, तुम सब कल सुबह बाजार के बड़े मॉल में शॉपिंग करने चलो। तुम्हें जो मॉडर्न ड्रेस पसंद आए अपने लिए ले लेना। अगले दोपहर को पूरा परिवार रक्षाबंधन की खरीदारी करने शहर के सबसे बड़े और महंगे शॉपिंग मॉल में पहुंचता है। संगीता सबसे पहले राखी के काउंटर पर जाती है और रेशम के लाल पीले धागे वाली सुंदर राखियां देखने लगती है। ये सुंदर रेशम की राखी मेरे भाई माधव की कलाई पर बनकर बहुत ही प्यारी लगेगी। दूसरी तरफ रोहिणी बड़े बड़े वेस्टर्न बुटीक वाले काउंटर पर जाकर फैंसी कोट पैंट और टॉप खंगाल रही होती है। अरे सेल्समैन भैया, ये कपड़े बिल्कुल बेकार और पुराने फैशन के हैं, कुछ नया और वेस्टर्न स्टाइल दिखाओ। बहू, त्योहार का पावन दिन है, तुम्हें आखिर कैसे कपड़े चाहिए जो इतने नखरे दिखा रही हो? मम्मी जी, मैं अमीर और रईस खानदान की बेटी और बहू हूँ, तो मेरे कपड़े भी तो वैसे ही दिखने चाहिए ना। मैडम, आप ये नया आया हुआ वेस्टर्न ब्लेजर कोट टाइट पैंट और डिजाइनर टॉप देखिए, बिल्कुल विदेशी लुक है इसका। अरे वाह, हाँ ये हुई ना बात। मुझे बिल्कुल ऐसे स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़े चाहिए थे त्योहार पर पहनने के लिए। देखना बहू, कपड़े तो तुमने अपनी मनमर्जी के ले लिए, लेकिन इन अतरंगे कपड़ों की वजह से त्योहार पर कोई आफत ना खड़ी हो जाए। आप सब बेकार में ही चिंता करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हर चीज बहुत अच्छे से संभालना जानती हूँ। पूरा परिवार शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके शाम तक घर वापस आ जाता है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हुए, अरे बाप रे, इस शॉपिंग मॉल की भाग दौड़ में तो हम सब बुरी तरह थक गए आज। बस अब रक्षाबंधन का इंतजार है भाई। अगली सुबह सूरज निकलते ही संगीता उठती है और पूरे घर का मुआयना करती है। हे राम, घर कितना गंदा और अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, देखकर जरा भी नहीं लग रहा कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसा सोचते हुए संगीता हॉल में आकर बैठ जाती है। उसी समय रोहिणी भी अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और चारों तरफ देखती है। पूरा घर बिल्कुल बेतरतीब और गंदा है, ऐसे तो कोई रौनक ही नहीं आएगी। मैं तो फोन करके सीधे डेकोरेटर्स बुलाऊंगी। रोहिणी सोचते हुए हॉल में आती है जहाँ शांति देवी और रामकिशन सुबह की चाय पी रहे होते हैं। क्या हुआ बड़ी बहू, सुबह सुबह माथे पर हाथ रखकर क्या सोच रही हो? मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि बाहर की किसी बड़ी कंपनी से डेकोरेटर्स को बुलवा लूं ताकि पूरा घर फैंसी तरीके से सज जाए। अरे बड़ी बहू, तुम तो बस ख्याली पुलाव पकाती ही रह गई। उधर देखो, तुम्हारी देवरानी ने तो घर सजा भी दिया। संगीता जमीन पर बैठकर प्राकृतिक रंग, चूने और गेरू से सुंदर राजस्थानी मांडना और देहरी पर शुभ स्वास्तिक और रंगोली बना रही होती है। अरे देवरानी जी, ये क्या मिट्टी चूने का काम फैला रखा है? ये सब तो गांव के कच्चे घरों में अच्छा लगता है, हमारे इस पक्के बंगले में नहीं। ऐसे उल्टी बात मत बोलो बड़ी बहू, ये हमारी पुरानी संस्कृति है और बहुत सुंदर लग रही है। इसमें कच्चे पक्के घर की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो डेकोरेटर ही बुलवाऊंगी, मुझे अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले 2 दिनों में संगीता ने अपनी लगन से पूरे घर को फूलों, तोरण और पारंपरिक रंगोली से बेहद खूबसूरत बना दिया। रक्षाबंधन से ठीक पहले की शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है और अगले दिन के मेन्यू पर चर्चा चल रही होती है। मम्मी जी, इस बार रक्षाबंधन पर मैं ननन जी के लिए ऐसे ऐसे विदेशी व्यंजन बनाऊंगी कि वो भी हैरान रह जाएंगे कि इंडिया में है या विदेश में।
मैं तो सादा और पारंपरिक खाना ही बनाऊंगी, जो मैंने अपने मायके में अपनी माँ के हाथों से बनाना सीखा था। तुम दोनों बहुओं को जो भी पकाना है जल्दी तय कर लो, क्योंकि आज शाम को ही हमारी बहन प्रिया एयरपोर्ट पर उतर रही है। अरे घड़ी में तो शाम के 4 बज चुके हैं, 5 बजे की उसकी फ्लाइट है। तुम दोनों भाई जल्दी गाड़ी लेकर निकलो। अमन और दीपक तुरंत गाड़ी लेकर एयरपोर्ट रवाना होते हैं और शाम ढलते ही प्रिया को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वाह, पूरे 4 साल बाद अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर मेरा दिल भर आया। विदेश में सब कुछ है पर अपने परिवार का सुख नहीं। नरन जी, अगर मुझे कभी जिंदगी में मौका मिले तो मैं तो बिना सोचे तुरंत किसी फॉरेन कंट्री में जाकर बस जाऊं। ऐसी गलती कभी मत करना भाभी, क्योंकि विदेशों में कितनी भी चकाचौंध हो पर वहाँ अपनों के साथ ऐसे त्योहार मनाने का सुख कभी नहीं मिलता। संगीता तुरंत ठंडा पानी, ताजा शरबत और नमकीन सजा लाती है। छोटी भाभी का ये प्यार देखकर प्रिया गदगद हो जाती है। रक्षाबंधन से एक रात पहले पूरा परिवार खाना खाकर कमरों में आराम करता है, जबकि दोनों बहुएं किचन में सुबह की तैयारी में जुट जाती हैं। कल सुबह सवेरे बहुत सारा काम रहेगा, इसलिए मैं अभी से ये जलेबी का घोल बनाकर रख देती हूँ, ताकि सुबह सिर्फ तलना ही रहे। अरे देवरानी जी, ये तुम इतनी रात गए बड़े से बर्तन में क्या घोल घाल कर रही हो? जिठानी जी, कल रक्षाबंधन का पावन त्योहार है, तो मैं मेरे भैया के लिए ताजी ताजी कुरकुरी जलेबियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा हाँ, कल का दिन बहुत बड़ा है। देवरानी जी और भाइयों के लिए तो सुबह से पकवानों की लाइन लगानी पड़ेगी। चलो अब सो जाते हैं। दोनों बहुएं रसोई की बत्तियां बंद करके अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रोहिणी अपने कमरे में उठती है और नहा धोकर आईने के सामने सजने संवरने बैठ जाती है। आज रक्षाबंधन पर मैं ये नए डिजाइनर पैंट कोट और श्रग पहनूंगी और ऐसा हैवी पार्टी मेकअप करूंगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। जब मेरा भाई विकास मुझे इस मॉडर्न अवतार में देखेगा तो वो भी चौंक जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संगीता अपने कमरे में सुबह सवेरे उठकर नहाकर तैयार होने लगती है। आज इतना बड़ा पावन दिन है, मैं माँ जी की दी हुई वही सुंदर खानदानी जरीदार साड़ी और दादी के पुराने गहने पहन लेती हूँ। संगीता पारंपरिक लहंगा पहनती है, साथ में ज्वेलरी भी पहनती है और हल्का मेकअप करके पल्लू सिर पर लेकर कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ बढ़ती है। हॉल में शांति देवी, रामकिशन, अमन, दीपक और विदेश से आई प्रिया सब सुबह की चाय के साथ बैठे हुए हैं। अरे वाह छोटी बहू, तुम तो इस खानदानी साड़ी और गहनों में साक्षात लक्ष्मी जैसी सुंदर और संस्कारी लग रही हो। बिल्कुल सही कह रही हो शांति, हमारी छोटी बहू का ये पारंपरिक रूप देखकर मन खुश हो गया। सच में भाभी, आप इस भारतीय लिबास में बहुत ही प्यारी और शालीन लग रही है। तभी रोहिणी अपनी ऊंची हील्स की खटखट आवाज करती हुई मॉडर्न पैंट कोट, भारी श्रग और गहरा मेकअप करके हॉल में आती है। अरे बड़ी बहू, ये तुमने त्योहार के दिन क्या अजीब सा पहनावा पहन रखा है। ये पैंट और कोट हमारे घर के त्योहार पर कुछ जच नहीं रहा। क्या मम्मी जी, आप भी पुराने ख्यालात लेकर बैठ गई? ये आज के दौर का सबसे नया मॉडर्न फैशन है, मॉल से खास इसी दिन के लिए खरीदा था। भाई फैशन अपनी जगह ठीक है बहू, लेकिन ध्यान रखना कि इन तंग और ऊंचे कपड़ों की वजह से काम करते वक्त कोई ऊंच नीच ना हो जाए। पापा जी, आप लोग बेकार की चिंता करते हैं। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, सब अच्छे से संभालना जानती हूँ। दोनों बहुएं हॉल से निकलकर घर की बड़ी और आधुनिक मॉड्यूलर रसोई में जाकर अपने अपने पकवान बनाने की तैयारी करती हैं। चलिए, अब शुभ घड़ी आ गई है। मैं अपना तैयार किया हुआ बैटर निकालती हूँ और गर्मा गर्म जलेबियाँ तलना शुरू करती हूँ। और मैं आज अपने ननद प्रिया के लिए खास विदेशी टर्किश डिलाइट बनाऊंगी, ताकि उन्हें लगे कि वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेश में ही बैठी हैं। मेरे भाई माधव को तो बचपन से ही मेरे हाथ की बनी देसी घी की जलेबियाँ पसंद है, इसलिए मैं तो वही बनाऊंगी। मेरा भाई विकास भी जब ये विदेशी टर्किश डिलाइट खाएगा तो अपनी अमीर बहन के हुनर की तारीफ करते नहीं थकेगा। संगीता गैस चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर बड़े ही सलीके से जलेबियों के लच्छे तेल में तलने लगती है। दूसरी तरफ रोहिणी विदेशी पकवान बनाने की सामग्री जुटाती है, लेकिन उसकी ऊंची हील्स और तंग कपड़े उसे परेशान करने लगते हैं। हे भगवान, इस भारी श्रग और ऊंची हील्स की वजह से मेरी एड़ियों और पिंडलियों में बहुत भयानक दर्द शुरू हो गया है। अगर ये दर्द ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं तो गैस के सामने 2 मिनट भी सीधी खड़ी नहीं रह पाऊंगी, कोई पकवान ही नहीं बन पाएगा। एक काम करती हूँ, किसी को बिना बताए चुपके से अपने कमरे में जाती हूँ और ये सब उतार कर कुछ ढीला ढाला पहन लेती हूँ। रोहिणी अपने कमरे में जाती है, फैंसी कोट पैंट उतारकर टी शर्ट और लोअर पहनती है
और वापस रसोई में आ जाती है। तब तक संगीता ने अपनी चाशनी तैयार करके जलेबियों का पहला थाल तलकर पूरा कर लिया होता है। इधर रोहिणी भी किचन में आकर उफ, अब जाकर शरीर को थोड़ी राहत और सुकून मिला है। अब मैं बिना किसी रुकावट के फटाफट अपनी टर्किश डिलाइट फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं दूसरे चूल्हे पर गाढ़ा दूध चढ़ाकर उसका मावा तैयार कर लेती हूँ ताकि आगे की मिठाइयाँ बन सके। उसी समय हॉल में बैठे शांति देवी को अपनी बहुओं का ख्याल आता है। बहुत देर हो गई, दोनों को अंदर गए। जरा चलकर देखो तो सही कि बहुएं रसोई में क्या क्या पकवान तैयार कर रही हैं। शांति देवी उठकर रसोई के दरवाजे पर पहुंचती हैं और रोहिणी को टी शर्ट और लोअर में खड़ा देखकर दंग रह जाती हैं। अरे बड़ी बहू, ये टी शर्ट और लोअर क्या पहन लिया तूने? त्योहार के दिन इतनी जल्दी अपने कपड़े क्यों बदल डाले? मम्मी जी, वो भारी कपड़ों और ऊंची हील्स की वजह से मेरी टांगे दुख रही थी। मैं चूल्हे के पास ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। बहू, वो कपड़े हमने रक्षाबंधन के खास मौके के लिए इतने महंगे खरीदे थे। अभी कोई बाहर का मेहमान आ जाए तो क्या कहेगा? जरा अपनी छोटी देवरानी को देखो, वो सुबह से भारी साड़ी और गहने पहनकर लगातार काम कर रही है। उसे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस 2 मिनट में अपने कमरे से वापस जाकर वही कपड़े पहन कर आती हूँ। रोहिणी झुंझलाते हुए कमरे में जाकर दोबारा वही तंग कपड़े पहन कर आती है। तब तक इधर संगीता ताजा मावा तैयार करके गुलाब जामुन की गोलियां बना लेती है। मेरी टर्किश डिलाइट तो बनकर तैयार हो गई। अब मैं कुछ तीखा और चटपटा बनाने के लिए विदेशी किमची और इटालियन पास्ता बनाऊंगी। संगीता चाशनी में डुबोने के लिए धीमी आंच पर गुलाब जामुन तलने लगती है। अरे देवरानी जी, तुम फिर से वही पुरानी चीजें बनाने बैठ गई। ये क्या बना रही हो? जेठानी जी, मेरे भाई को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये खास उसके लिए बना रही हूँ। अरे, सिर्फ अपने भाई का ही ख्याल रखोगी या अपनी ननंद और पति की पसंद का भी कुछ सोचोगी? ननंद जी इतने साल बाहर रही हैं, उन्हें तो ये किमची, इटालियन पास्ता और पेरी पेरी फ्राइज ही सबसे ज्यादा पसंद आएंगे। जेठानी जी, मुझे ये सब विदेशी चीजें बनानी नहीं आती। जो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, मैं तो वही मन लगाकर बना रही हूँ। रोहिणी जैसे ही पास्ता उबालने लगती है, उसके भारी डिजाइनर झुमके उसके कानों को नीचे खींचने लगते हैं और तंग कमरबंद से त्वचा पर लाली आ जाती है। हे भगवान, ये भारी झुमके तो मेरे कान की नसें ही खींच लेंगे और इस टाइट पैंट से मेरी कमर पर पूरी तरह रैशेज हो गए हैं। अब मुझसे ये तमाशा और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इन कपड़ों में एक पल भी और नहीं रह सकती। जेठानी जी, मम्मी जी ने अगर आपको फिर से कपड़े बदलते देख लिया तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगी। अब उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वो बार बार रसोई का चक्कर थोड़ी लगाती रहेंगी। तुम बस किसी से कुछ मत कहना। रोहिणी दौड़कर अपने कमरे में जाती है और अपनी सबसे ढीली ढाली नाइट ड्रेस पहनकर रसोई में लौट आती है। अब इस खुली नाइट ड्रेस में मैं बिना किसी दर्द के जल्दी जल्दी अपने सारे विदेशी पकवान निपटा लूंगी। जेठानी जी, घर में इतने सारे लोग हैं, रक्षाबंधन के दिन ऐसा नाइटी जैसा पहनावा पहनना बिल्कुल शोभा नहीं देता। हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन जब तक आप अपने मुंह पर ताला रखोगी तब तक घर में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। रोहिणी अफगान मिठाई, किमची, इटालियन पास्ता और पेरी पेरी फ्राइज की तैयारी में जुट जाती है और थोड़ी ही देर में ये सब कुछ बनकर तैयार हो जाता है। मेरी मिठाइयों तो पूरी हो गई। अब मैं भी कुछ चटपटा बनाने के लिए ताज़ा कॉर्न चाट और भेलपुरी तैयार कर लेती हूँ। संगीता भुट्टे के दाने उबालने लगती है। तभी बाहर से सास के आने की आहट सुनाई पड़ती है। आहट सुनते ही रोहिणी के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो अपनी नाइटी छिपाने के लिए संगीता की चौड़ी चुनरी और भारी साड़ी के पीछे दुबक जाती है। देवरानी जी, भगवान के लिए मुझे बचा लो। मम्मी जी के सामने मेरी पोल मत खोलना। शांति देवी रसोई के दरवाजे पर आकर अंदर नजर दौड़ाती हैं। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू कहाँ गायब हो गई? वो तो रसोई में कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो मम्मी जी, जेठानी जी को अचानक पेट में दर्द हुआ था तो वो बस थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पंडित जी के बताए अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सिर पर आ गया है। शांति देवी इतना कहकर वापस हॉल में चली जाती हैं। अब आप बाहर निकल आइए जेठानी जी, मम्मी जी यहाँ से जा चुकी है। हे भगवान, आज तो आपने मुझे बचा लिया। सच में आपकी ये बड़ी साड़ी बड़े काम आ गई। उसके बाद संगीता भुट्टे छीलकर चटपटी चाट का मसाला तैयार करने लगती है और रोहिणी मैक्सिकन टैकोस की ग्रेवी के लिए उबले हुए आलू, टमाटर सिंक में धोने जाती है। रोहिणी जैसे ही गर्म पतीला लेकर तेजी से मुड़ती है, उसकी लंबी लटकती नाइटी का घेरा उसके अपने ही पैर में फंस जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अरे बाप रे, मैं तो गिरी। रोहिणी बुरी तरह फिसलकर जमीन पर गिरती है और उसके हाथ से छूटे उबले आलू और टमाटर हवा में ऊपर उछल जाते हैं। संगीता बिजली की रफ्तार से आगे लपकती है
और अपने बड़े स्टील के कटोरे में हवा में उड़ते हुए सारे आलू टमाटरों को सही सलामत कैच कर लेती है। अरे जेठानी जी, जरा संभल कर, इतने भी क्या हड़बड़ है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? बहुत बहुत शुक्रिया देवरानी जी, अगर आज तुम ना होती तो मेरे सारे पकवान और मेरी इज्जत दोनों जमीन पर गिरकर बर्बाद हो जाते। दोनों बहुएं रसोई में अपने अपने पकवान पूरे कर रही होती हैं। तभी रसोई से निकलती जायकेदार खुशबू पूरे घर और आसपास की पड़ोस की गली में फैल जाती है। पकवानों की तेज महक सूंघकर पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी सीधे घर के खुले दरवाजे से अंदर चले आते हैं। हॉल में शांति देवी, रामकिशन, अमन, दीपक और प्रिया शर्मा जी के साथ बैठे गपशप कर रहे होते हैं। अरे वाह भाई रामकिशन जी, काफी देर से आपके घर की तरफ से बहुत ही लाजवाब और अनोखी खुशबू आ रही थी। आज क्या खास पकवान बने हैं आपके रसोई में? अपनी बनाई डिश की तारीफ सुनकर रोहिणी नाइटी पहने होने की बात भूल जाती है और संगीता के साथ दौड़ती हुई सीधे हॉल में चली आती है। अरे शर्मा अंकल, ये खुशबू मेरी बनाई हुई खास विदेशी डिशेस की है। मैं आज किमची, इटालियन पास्ता और मैक्सिकन टाकोस बना रही हूँ। अरे ये क्या शांति भाभी, रक्षाबंधन के इतने बड़े पावन त्योहार पर आपकी बड़ी बहू ने ये घर में सोने वाली नाइटी क्यों पहन रखी है? हे भगवान, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसे इतना समझाया था और इसने बेशर्मी से फिर से वही कपड़े बदल लिए। रोहिणी जैसे ही अपने शरीर पर ढीली नाइटी देखती है, शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो उल्टे पांव कमरे की तरफ दौड़ पड़ती है। रोहिणी अपने कमरे में जाकर तुरंत वही मॉडर्न पैंट, कोट और टॉप पहनकर वापस हॉल में आती है। सॉरी मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे उन तंग कपड़ों में खाना पकाने में बहुत घुटन हो रही थी, पर अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। दोनों बहुएं तुरंत रसोई में चली जाती हैं और अपने अपने पकवान बनाने में जुट जाती हैं। तभी दरवाजे पर रोहिणी का भाई विकास और संगीता का भाई माधव एक साथ पहुंचते हैं। बहू, अगर तुम्हारे पकवान तैयार हो गए हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम दोनों के भाई आ गए हैं। विकास और माधव हॉल के सोफे पर बैठते हैं। रोहिणी और संगीता पानी की ट्रे लेकर आती हैं। रोहिणी जैसे ही झुककर विकास को पानी देती है, उसके गहरे गले वाले टॉप से क्लीवेज दिखने लगता है। शांति देवी तुरंत कड़ा इशारा करती हैं और विकास असहज होकर नजरें फेर लेता है। वहीं संगीता आदर से झुककर माधव को पानी का ग्लास थमा देती है। बहना, हमारे गांव की पुरानी रीति है कि बहन के ससुराल का पानी भाई लोग नहीं पीते हैं। तू बेकार में परेशान मत हो। अरे देख बेटा माधव, ये बहुत पुराने जमाने की बातें थी। वो नियम उस वक्त इसलिए बनाए गए थे ताकि मायके वाले बेटी की ससुराल में कोई दखल ना दे। हाँ बेटा, वो पुराना जमाना चला गया है। ये सब पुरानी बातें मन से निकालो और पानी पियो। तुम इतनी चिलचिलाती धूप में दूर गांव से आए हो। नहीं मम्मी जी, ये हमारे बुजुर्गों का बनाया नियम है। मैं ऐसा करके अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता। अरे माधव भैया, ऐसी संकोच वाली कोई बात नहीं है। आप अपनी बहन से मिलने इतनी दूर से आए हैं तो क्या सिर्फ राखी बंधवाकर भूखे पैसे ही लौट जाएंगे? बेटा, तुम्हारी बहन संगीता ने सुबह से भूखे रहकर तुम्हारे लिए इतने चाव से पकवान बनाए हैं। अगर तुम एक घुट पानी भी नहीं पियोगे तो उसे कितना दुख होगा। पूरे परिवार के इतने प्यार और मान सम्मान से समझाने पर माधव पानी का ग्लास हाथ में लेकर पानी पी लेता है। और बताओ विकास भैया, घर पर सब कैसे हैं? भाभी कैसी है और मम्मी पापा की तबीयत अब कैसी है? दीदी, घर पर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। बस रक्षाबंधन पर तुम्हारी बहुत याद आ रही थी सबको। अरे रोहिणी, भाई से साल भर की सारी बातें क्या इसी सोफे पर खड़े खड़े कर लोगी? हाँ, या उसे कुछ ताजा नाश्ता भी ला कर दोगी? दोनों बहुएं तुरंत नाश्ते की प्लेटें लाने के लिए रसोई की तरफ मुड़ती हैं और शांति देवी भी रोहिणी के पीछे पीछे रसोई में आ जाती हैं। देख बड़ी बहू, मैंने बाजार में ही तुझसे कहा था कि ऐसे छोटे और मॉडर्न कपड़े पहन तो सकती है, पर जरा अपनी मर्यादा का ध्यान रखना। जब तू पानी देने झुकी तो तेरा क्लीवेज साफ दिख रहा था। तेरे भाई ने भी देख लिया और वो कितना असहज हो गया था। आगे से ऐसी गलती मत दोहराना। अब सॉरी मम्मी जी, मेरा ध्यान नहीं गया था। मैं आगे से झुकते वक्त अपने कपड़ों का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद दोनों बहुएं रसोई में नाश्ता लाकर सबको परोसती हैं। सब मिलकर नाश्ता करते हैं। चलिए, अब सब लोग तैयार हो जाइए। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो चुका है, तो चलो भाभियों, हम सब अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। घर के मंदिर से प्रिया, रोहिणी और संगीता अक्षत, रोली, कुमकुम और घी के दीपक वाली थालियां लेकर रसोई में आती हैं। संगीता अपनी थाली में देसी जलेबियां और गुलाब जामुन, जबकि रोहिणी टर्किश डिलाइट चॉकलेट पुडिंग
और अफगान मिठाई सजाती है। प्रिया दोनों की थाली से थोड़ी थोड़ी मिठाइयां लेकर अपनी थाली में सजाती है और तीनों थालियां हॉल में ले आती हैं। संगीता पहले माधव के सिर पर लाल रुमाल रखकर हाथ में नारियल देती है और रेशमी राखी बांधने लगती है। वहीं रोहिणी बिना रुमाल और नारियल दिए सीधे विकास की कलाई पकड़कर राखी बांधने लगती है। अरे बड़ी बहू, ये क्या अनर्थ कर रही हो? भाई को राखी बांधने से पहले उसके सिर पर रुमाल तो रखो और हाथ में शुभ नारियल तो दो। क्या मम्मी जी, आप भी हर बात में टोकती हैं। नारियल और रुमाल देने से क्या बदल जाएगा? रक्षाबंधन तो सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का त्योहार होता है ना। भाभी जी, समय के साथ दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन अपनी पुरानी धार्मिक परंपराएं और संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। मैं भी तो 4 साल तक विदेश में रहकर आई हूँ, लेकिन आज भी अपने भाइयों को उसी पारंपरिक नियम से राखी बांध रही हूँ जैसे बचपन से बांधती आई हूँ। सब लोगों के समझाने पर रोहिणी अपनी जिद छोड़कर विकास के सिर पर रुमाल रखती है, हाथ में नारियल देती है और कलाई पर राखी बांधती है। संगीता अपने भाई माधव को राखी बांधने के बाद अपने हाथ से ताजी जलेबी खिलाती है और माधव भी उसी जलेबी का एक टुकड़ा तोड़कर अपनी बहन के मुंह में खिला देता है। अपनी बहुओं और बेटों का ये प्यार देखकर पास खड़ी शांति देवी की आंखों से भी आंसू छलकने लगते हैं। क्या हुआ मम्मी? आज इतने खुशी के मौके पर आप अचानक क्यों रोने लगी? काश आज मेरा भी सगा भाई जिंदा होता, तो आज मैं भी इस पावन दिन पर उसकी कलाई पर अपने हाथों से राखी बांध पाती। देखो शांति, होनी और वक्त से आज तक कोई नहीं लड़ पाया है। उस जानलेवा कोरोना की महामारी ने तुम्हारे भाई की ही तरह न जाने कितने परिवारों के चिराग और भाई छीने हैं। मम्मी जी, आप इस शुभ दिन पर रोइए मत। मामा जी स्वर्ग में जहाँ कहीं भी होंगे आपको देख रहे होंगे, और आपको इस तरह रोता देखकर उनकी आत्मा को भी दुख होगा। हाँ मम्मी जी, प्लीज आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, हम सब आपका ही परिवार हैं। दोनों बहुएं अपनी सास के आंसू पोंछती हैं, उन्हें गले लगाकर सांत्वना देती हैं। इसके बाद प्रिया आगे बढ़कर अपने दोनों भाइयों अमन और दीपक के सिर पर रुमाल रखती है, हाथ में नारियल देती है और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। लाओ मेरे प्यारे भाइयों, अब जल्दी से मेरा रक्षाबंधन का शगुन और मनपसंद गिफ्ट निकालो। अरे प्रिया, हम दोनों तो बाजार की सड़बड़ाहट में तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना ही भूल गए। विकास भैया, आप तो अपनी इस लाडली बहन के लिए गिफ्ट लाना बिल्कुल नहीं भूले होंगे ना? अरे नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये लो, मैं तुम्हारे लिए शहर का सबसे महंगा और चमचमाता हुआ सोने का हार लाया हूँ। दूसरी तरफ कोने में खड़ा माधव अपनी जेब और झोले की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हिचकिचा और संकोच कर रहा होता है। क्या हुआ बेटा माधव, तुम इतने संकोच में क्यों खड़े हो? क्या तुम अपनी बहन के लिए कोई शगुन लाना भूल गए? नहीं माँ जी, मैं गिफ्ट लाना भूला नहीं हूँ, बस मेरी इतनी हैसियत नहीं है। संगीता खुद आगे बढ़कर अपने भाई के पुराने झोले में से साधारण मिठाई का डिब्बा और एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया प्यार से निकाल लेती है। ये क्या देवरानी जी, रक्षाबंधन के इतने बड़े मौके पर सिर्फ एक बाजार की मिठाई का डिब्बा और ये मामूली सी सस्ती गुड़िया? चुप रहो बड़ी बहू, कभी भी किसी के दिए हुए तोहफे को उसकी बाजारी कीमत से नहीं आंका जाता, बल्कि देने वाले के दिल के सच्चे प्यार और उसकी नीयत को देखा जाता है। पर मेरे दोनों सगे भाई तो सच में मेरे लिए इस बार कुछ भी लेकर नहीं आए। अरे मेरी प्यारी पगली बहना, हम तुझे चिढ़ा रहे थे। हम दोनों ने शर्मा जी की दुकान से खास तौर पर तेरे लिए ये सुंदर गुड़िया खरीदी है। वाह भैया, मुझे तो बचपन से ही ये गुड़िया बहुत पसंद थी। आपके ये तोहफा मेरे लिए सबसे अनमोल है। चलो, पूजा और राखी का सारा शगुन बहुत अच्छे से पूरा हो गया। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर चलो और बैठकर गर्मा गर्म भोजन करो। परिवार के सभी सदस्य और दोनों भाई डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और दोनों बहुएं अपने बनाए सारे पकवान टेबल पर सजा देती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए अमन, अरे ये अजीब सी खट्टी और बेस्वाद किमची किसने बनाई है? इसमें तो जरा सा भी स्वाद नहीं आ रहा, मुंह का जायका ही बिगड़ गया। ये मैंने बनाई थी। अरे वाह, ये चटपटी और कुरकुरी कॉर्न चाट किसने तैयार की है भाई? इसका स्वाद तो इतना गजब का है कि खाते ही दिल खुश हो गया। ये कॉर्न चाट देवरानी जी ने बनाई है पापा जी। और ये इटालियन पास्ता किसने पकाया है? ये तो बिल्कुल फीका, कच्चा और बेस्वाद लग रहा है। ये जरूर मेरी मॉडर्न बड़ी भाभी का ही कारनामा होगा। हाँ, ये सब विदेशी पकवान मैंने ही अपनी मेहनत से बनाए हैं। देखो बड़ी बहू, तुमने जितनी भी विदेशी और फैंसी चीजें बनाई है, उनका स्वाद छोटी बहू के बनाए देसी पकवानों के आगे कहीं भी नहीं ठहरता। सच बात है, छोटी बहू की बनाई हुई जलेबी, गुलाब जामुन और चाट में अपनापन और लाजवाब स्वाद है
जबकि तुम्हारी डिशेस में कोई स्वाद ही नहीं है। मैंने रक्षाबंधन के लिए इतनी मेहनत की, इंटरनेट से देखकर इतने बड़े बड़े विदेशी पकवान बनाए, फिर भी आप लोगों को इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। बहू, इसमें किसी की पसंद या नापसंद की कोई बात नहीं है। त्योहारों पर वही पारंपरिक चीजें अच्छी लगती है जो सबके दिलों को छू जाए। हाँ जेठानी जी, जो खाना हम अपने दिल के प्यार से और सादगी से बनाना जानते हैं, त्योहार पर वही बनाना सबसे अच्छा होता है। पूरा परिवार संगीता के बनाए पकवानों की तारीफ करते हुए भरपेट खाना खाता है और खाने के बाद विकास और माधव अपनी बहनों से विदा लेकर घर लौट जाते हैं। शाम को सभी मेहमानों के जाने के बाद पूरा परिवार एक बार फिर हॉल में आकर बैठता है। देख बड़ी बहू, दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए पर इंसान को कभी भी अपने पुराने रीति रिवाज, मर्यादा और संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जरूरत से ज्यादा मॉडर्न और दिखावे वाली बनने की होड़ में अपना ही नुकसान करवा लिया। न तुम्हारे कपड़े त्योहार के लायक रहे और न तुम्हारा बनाया खाना किसी के गले उतरा। जरा अपनी देवरानी को देखो, उसने अपनी पुरानी परंपरा को सीने से लगा कर रखा, इसीलिए उसके कपड़ों में भी कोई परेशानी नहीं हुई और उसके बनाए पकवान भी सबने उंगलियां चाट चाट कर खाए। देखो, आजकल की नई पीढ़ी सोचती है कि पुराने बुजुर्गों के बनाए नियम कायदे सब बेकार और दकियानुसी हैं। लेकिन जब ऐसी ठोकरें लगती हैं तब जाकर समझ आता है कि बुजुर्गों की सीख ही सबसे सही थी। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, मुझे लगा था कि मैं अपनी देवरानी से कुछ अलग, अमीर और मॉडर्न दिखूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरा ये फैंसी आइडिया मेरे लिए ही इतनी बड़ी आफत और मजाक बन जाएगा। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप उदास मत होइए। आखिर हम दोनों इसी घर की बहुएं हैं। बस अगली बार से हम दोनों मिलकर घर के बड़े बुजुर्गों की सीख पर चलेंगे और अपनी संस्कृति का मान रखेंगे। रीति रिवाजों की खूबसूरती तभी है जब हम उन्हें साथ मिलकर निभाएं।